आदाब नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं चौधरी दिगंबर सिंह, जो कि एक किसान नेता हैं, शासन प्रशासन में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चौधरी दिगंबर जी, आपका सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सलाम नजीबाबाद के सभी दर्शकों को एक किसान का सलाम, आदाब, नमस्कार। तो दिगंबर जी, जैसे आपके किसान यूनियन के बारे में आपने आगे लगा रखा है अराजनैतिक, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं या आपका जो संगठन है ये पूर्ण रूप से अराजनैतिक है? देखिए, हमारा काम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का जो संगठन भारतीय किसान यूनियन उन्होंने बनाया राजनीतिक, उसके सपने को साकार करना है। और वो अराजनीतिक रूप से रह के, नॉन पॉलिटिकल रह के, जिस तरह से किसानों की और मजदूरों की बात को उसने उठाया है, उसी तरह से हमारा काम है। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर 400 से अधिक और प्रदेश स्तर पर 100 से अधिक किसान यूनियन काम कर रही हैं। जिले में भी आधा दर्जन से ज़्यादा किसान यूनियन है। आपकी यूनियन दूसरी किसान यूनियन से किस मामले में अलग है? देखिए, ये विचारधारा के साथ एक संगठन बनाए जाते हैं। हमने महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने किसान को आवाज़ दी और किसान को बोलना सिखाया और अधिकारियों को किसान की समस्याएं सुनने के लिए मजबूर किया, उनकी विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं और उस सपने को साकार करने के लिए ही हमारा संघर्ष है। उनके साथ हमने काम भी किया है और बहुत दिन हमने उनके साथ बिताए हैं। तो आज जो समाज के अंदर उसी के तहत संगठन बन रहे हैं, जो आज समाज के अंदर लालच और स्वार्थ से वशीभूत होकर अपने हित साधने के लिए अनैतिक दबाव बनाने का काम कहीं कहीं किया जाता है, या कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते हैं संगठन, राजनीतिक दलों के द्वारा मोबिलाइज होते हैं, वो उनका खर्च और सारी चीज़ें उठाते हैं, उनके लिए माहौल तैयार करते हैं। तो इसलिए हमने अलग बनाया। हमारा विचार ये है और उसी विचार पे हम काम करते हैं कि किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित ना होकर। आपका संगठन कितना पुराना है? हमारा संगठन तो अभी 1.5 साल पुराना है, लेकिन हम लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ही महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का मूल संगठन है। आपकी यूनियन ने अब तक ऐसी क्या उपलब्धि हासिल की, जो कौन कौन सा आंदोलन चलाए जो आपको अलग साबित करते हैं दूसरी किसान यूनियन से? देखिए, जनपद बिजनौर की अगर हम बात करें तो यहाँ वर्तमान में 23 करोड़ 84 लाख क्विंटल गन्ने का उत्पादन होता है और यहाँ बिजनौर जनपद में शुगर मिलें जो क्रश करती हैं, जो पेराई करती हैं, वो मात्र 12 करोड़ 34 लाख क्विंटल गन्ना क्रश करती हैं। इस जनपद बिजनौर के अंदर आज से 13 साल पहले एक लाइसेंस हुआ नूरपुर के चांगीपुर में शुगर मिल लगाने के लिए, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि उस पर आवाज़ उठा पाया और संगठन के स्तर पर हमने उठाई आवाज़ तो हमको जो कहीं हाईकमान जो हमारी थी उसने दबा दिया। तो हमने नूरपुर में के चांगीपुर में एक नई शुगर मिल के लिए इस बार संघर्ष किया और वो नवंबर वहाँ में चल जाएगी। बिजनौर जनपद के किसानों को उससे बड़ा लाभ होगा। धामपुर शुगर मिल और सिवारा शुगर मिल उसमें अड़ंगा बनी हुई थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी। हमने उसके लिए संघर्ष किया और नूरपुर को नई शुगर मिल मिली। उसके साथ साथ जो विकास के कार्य जनपद के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसे कि नजीबाबाद में हम बैठे हैं इस समय, तो नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि के लिए 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब नजीबाबाद आए थे, नजीबाबाद की डिस्टिलरी का उद्घाटन करने के लिए, तब वो घोषणा करके गए थे। लेकिन आज तक नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि पर कोई काम नहीं हुआ। तो हम उसके लिए 9 अगस्त को लखनऊ में केवल बिजनौर के किसानों को साथ लेकर और हम संघर्ष करेंगे। गन्ना कार्यालय पर हम घेराव करेंगे, बैठेंगे वहाँ। हजारों किसान यहाँ 8 तारीख को कल ट्रेन के माध्यम से निकलेंगे। मैं आज ही लखनऊ निकल रहा हूँ नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि के लिए। उसके साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम का बवाल कराने का प्रयास लोग करते हैं, आपके बिजनौर जनपद में ही एक गांव कोतवाली देहात के पास पड़ता है गारवपुर। वहाँ गारवपुर में हिंदू और मुस्लिम का मस्जिद और बीन को लेकर, माइक को लेकर एक विवाद हुआ बहुत बड़ा।
और उस विवाद को निपटाने के लिए हम लोगों ने आकर, हिंदू और मुस्लिम समाज के दोनों लोगों ने हमारा सहयोग किया और हम वहीं चारपाई डालकर बैठ गए और इस विवाद को जड़ से समूल नाश करने का काम किया। वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समाज के मंदिर पे जाकर शिव मंदिर पे माइक बांधा, तो वहीं हिंदू समाज के लोगों ने मस्जिद पे माइक बांधने का काम किया। ये इस जिले का उदाहरण है जिसको बीबीसी लंदन तक ने लिखा है। तो ये हमारे संगठन की उपलब्धियां हैं और हम इसी तरह के काम करते हैं। किसानों की मुख्य समस्याएं आपकी नज़र में क्या है? किसानों की मुख्य समस्या है किसानों की फसलों का दाम ना मिलना। जो उनकी लागत है उस लागत के अनुरूप किसान का दाम ना मिलना किसानों की मुख्य समस्या है। किसान खेत में जितनी मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। उसके बीच में बिचौलिया है उसको लूटने के लिए, और फिर अधिकारी हैं जो सरकार की सब्सिडी है, एक बहुत बड़ी सब्सिडी, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, किसान के नाम पे बहुत बड़ी सब्सिडी आती है, लेकिन उस सब्सिडी को अधिकारी और बिचौलिया मिलकर खा जाते हैं। उस बीच में जो नेता हैं, चाहे वो किसान संगठनों के नेता हों मुझ जैसे या राजनीतिक दलों के नेता हों, क्योंकि हर राजनीतिक दल में राजनीति करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा किसान है, व्यापारी के साथ साथ किसान भी है। तो वो लाभ जो है वो पूंजीपति लेते हैं, जो वास्तविक किसान है उस तक किसान को सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ी समस्याएं हैं और इस देश के अंदर ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक इस देश के अंदर कृषि मंत्रालय स्वतंत्र नहीं है। 9 विभागों को मिला के कृषि मंत्रालय बनता है। अगर दाल के रेट तय करने हैं तो कृषि मंत्री का अधिकार नहीं है कि वो रेट तय कर दे, वो खाद्य और रसद मंत्री तय करेगा। यही होना भी चाहिए। तो होना ये चाहिए कि कृषि मंत्रालय अगर कृषि का उद्धार कर रहा है तो सारे विभागों का जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो खेती से होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग विभाग है, भोजन जाना है, खेती से जाना है, खेत से जाना है, और वो कृषि मंत्रालय किसान की समस्याएं देखेगा या उस भोजन के रेट तय करेगा। तो उस बीच में बिचौलिया जो आ जाते हैं वो बिचौलिया सारी पॉलिसी को तय करते हैं, सारे सिस्टम को खाते हैं। तो कृषि मंत्रालय को यहाँ मजबूत होना चाहिए और यहाँ उस तरह से रिसर्च सेंटर भी अभी नहीं है जिस तरह से रिसर्च सेंटर होने चाहिए। बीज, खाद, पेस्टिसाइड, ये इन सब पे बहुत बड़ा घालमेल है, ये सब समस्या है। ये समस्या से रिगार्डिंग है अगला सवाल है कि गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर वर्तमान सरकार के रुख से आप कितना सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं और गन्ने के दाम बढ़ने चाहिए, और गन्ने के दाम लागत के अनुरूप अगर नहीं बढ़ते हैं तो गन्ना किसान का बड़ा नुकसान इससे होने वाला है, क्योंकि अब लागत लगातार बढ़ गई है। किसान जो आज जिंदा है और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चमक दिखाई देती है वो गन्ने के कारण दिखाई देती है। किसान ने अपनी मेहनत से अपना उत्पादन बढ़ाया है जिस कारण वो जिंदा है, नहीं तो गन्ने के दाम लागत से बहुत कम है, लागत के अनुरूप गन्ने के दाम नहीं। आपने अभी कहा कि बिचौलिए फ़ायदा उठाते हैं जी। अभी हाल ही में टमाटर के दाम आसमान को छूने लगे, इसमें किसानों को भी कुछ फ़ायदा हुआ या सारा फ़ायदा बिचौलिए उठा कर ले गए? देखिए, 1-8% लोगों ने, जिसने अपने खेत में कहीं रोक रखा हो, किसी के पास हो, उसने बेच दिया हो, तो वो अलग विषय है। नहीं तो इसमें पूरा का पूरा ये खेल जो है मार्केट को जो प्रभावित करते हैं वो बिचौलिए प्रभावित करते हैं। किसान, इतना बड़ा सेक्टर किसान है, लेकिन वो कभी भी मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता। आपदा भी आ जाती है, फसलें नष्ट भी हो जाती हैं, लेकिन उस आपदा का भी लाभ बिचौलिए ही लेते हैं, किसान को कभी लाभ नहीं। किसान को नहीं मिल पाता लाभ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले की सरकारों में और आज की सरकार में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं अपनी किसान पॉलिसी को? नहीं, पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में, देखिए मैं तो एक चीज़ का मानने वाला हूँ, चाहे वो गांव का प्रधान क्यों ना हो, वो कुर्सी पे जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। पहले जो सरकारें होती थी, पहले जो सरकार की बात भी आप बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं बात कहूँ कि विधायक सांसद जो बनते थे, वो विधायक और सांसद
जो जनता के लिए काम करते थे, जनता के बीच में काम करते थे, जो जनता की समस्याओं को उठाते थे, जो जनता के लिए संघर्ष करते थे, वही लोग सांसद विधायक बनते थे। आज पार्टियों को जो ज्यादा से ज्यादा फंड देगा वही विधायक सांसद बनेगा, वही टिकट लाएगा। जो लोगों को, उसका जनता के अंदर भी चरित्र पतन हुआ है, हनन हुआ है। लोग भी उसी को वोट देंगे जो उनको शराब पिलाएगा, जो उनको मुर्गा खिलाएगा, जो उनको बढ़िया होटल में ले जाएगा, जो उनको, मतलब ये जनता के अंदर से भी खत्म हो गया। जनता भी संघर्ष वाले लोगों को पसंद नहीं करती या वोट नहीं देना चाहती। काम तो लेगी रोज उनसे। आप आज बताओ, आज की वर्तमान सरकारों में विपक्षी नेता कहीं संघर्ष करते हुए, कहीं लाठी खाते हुए कोई दिखाई दे रहा हो तो बताओ। विपक्षी नेता भी मलाई चाट रहे हैं और सत्ता पक्ष के नेता भी मलाई चाट रहे हैं। उनका केवल एक ही काम है, जब वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक जी, सांसद जी, मिनिस्टर साहब बन जाते हैं, तो सरकारें जब आ जाती हैं तो उनका काम है सब नेताओं का कि कहां से ठेके मिलने हैं, किन किन ठेकेदारों को ठेके में लगाना है और कैसे कैसे पैसा कमाना है, जनता का खून कैसे पीना है। आज के जनप्रतिनिधियों का ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है गलत हो, जनप्रतिनिधियों को यह बात खराब लगे, बहुत सारे लोगों को खराब लगे, लेकिन सच्चाई कहना मेरी आदत है तो वो मैं कहता हूं। तो सरकारों का चरित्र भी वही है, पहले की सरकारों का और आज की सरकारों का उतना ही अंतर है। जितना अंतर आज के विधायक में हो गया, उतना ही अंतर आज की सरकार। बिजली के मीटर गांव-गांव में लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले नहीं लगे होते थे। क्या यूनियन ने कभी इसके बारे में विरोध किया या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, गांव में जो मीटर लगाए गए उसका तो कभी कोई विरोध संगठन के द्वारा, जो गांव में घरेलू कनेक्शन के लिए हुआ लगे हैं, उसका कभी कोई विरोध संगठन के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, जो नलकूप पे खेती के लिए बिजली दी जाती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर घर में हम बिजली यूज कर रहे हैं तो वो बिजली हम अपनी सुविधा के लिए यूज कर रहे हैं, अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम पंखे की हवा में, एसी की हवा में बैठेंगे, अगर नहीं है तो ना बैठें। किसान नहीं बैठता था, लेकिन खेती जो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो देश का पालन पोषण करने का विषय है। तो किसान के नलकूप पे जो मीटर लगाए गए उसका जरूर हमने विरोध किया, और उस पे विरोध के बाद हमारे 2 अगस्त जब हमारा संगठन बन गया था, 2 अगस्त 2022 को हमने बिजनौर जिला कलेक्ट्रेट पर 50,000 लोगों के साथ प्रदर्शन किया और लखनऊ को मजबूर किया। 2 अगस्त को एक आदेश लखनऊ से आया, पश्चिम वो बिजली विद्युत वितरण निगम के जो एमडी है पंकज कुमार यादव, उनके उससे आदेश आया कि किसी भी किसान से बिजली के मीटर से नलकूप का बिल नहीं लिया जाएगा। ये आदेश आ गया था। अब हम आने वाली 25 सितंबर को फिर इसको लेके एक आंदोलन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि किसानों को हम बिजली फ्री देंगे 1 अप्रैल 2023 से, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। आज भी किसान के बिजली के बिल आ रहे हैं, मीटर से तो नहीं लिए जा रहे बिजली के बिल, नलकूप के, लेकिन फिर भी बिजली के बिल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की उस घोषणा को अमल में लाना चाहिए। खाद की सब्सिडी को लेकर काफ़ी विवाद रहा है पिछले दिनों में, क्या आप सब कुछ ठीक चल रहा है या अभी कुछ विवाद है? देखिए, खाद की अगर हम बात करें, यूरिया और डीएपी की, ये एक, मैंने अभी भी कहा, ये एक बड़ा खेल है। और ये किसान के नाम पर, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो चाहे दूसरी चीज़ों की सब्सिडी हो, ये सब्सिडी खाने वालों का जो एक खेल है वो हम चला आ रहा बहुत लंबे समय से, और वो पता नहीं कब तक जाकर खत्म होगा। वही खेल खाद पर भी। खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी, रेट खाद के कट्टे के वही रख दे, लेकिन 5 किलो कट्टे में खाद कम कर दिया, तो आदमी को पता ही नहीं लगा कि तेरी जेब कब कट गई। तो वो किसान की जेब पीछे की तरफ से काटी जा रही है, तो वो किसान को पता नहीं लगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की आय 2023 तक दुगनी करने के लिए कहा था, क्या ऐसा हुआ? क्या आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, किसान की आमदनी दुगनी तब होगी जब उसकी फसलों के दाम मिले। आज बात करते हैं हम कि पहले किसान साइकिल से चलता था, आज किसान गाड़ियों से चलता है। सरकार जो तर्क देती है कि भाई आमदनी दुगनी होगी, आज फसलों के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े। किसान को दे दिया गया केसीसी कृषि कार्ड, वो किसान केसीसी की तरफ चला गया। उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो उसने सोचा कि आसानी से लोन मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा, तो वो कर्ज की तरफ चला गया, उसने कर्ज ले लिया। आज किसान के पास, कोई किसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास 10-20 लाख रुपए का कर्ज नहीं।
कोई किसान नहीं है छोटे से छोटा भी, हर किसान के पास 10-5 लाख रुपए का कर्ज है। जब वो कर्ज ले रहा है तो वो आज, क्योंकि खर्च उसे समाज में अपने आप को मेंटेन करना है। किसान का बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि किसान 2 भाई थे एक बाप के, एक अध्यापक बन गया, एक भाई खेती में रह गया। अब जो भाई मास्टर बन गया उसने अपना रहन सहन, उसका जीवन स्तर बहुत ऊपर चला गया। जो खेती में रह गया भाई उसका जीवन स्तर नीचे चला गया। तो जो खेती में भाई था उसे उसके रिश्तेदारों ने, उसकी बहनों ने, उसके परिवार के लोगों ने उस किसान को बड़ी गिरी हुई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। तो उसने देखा यार मेरे भाई के बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। अब उसने सोचा या तो तेरे पास रास्ता है आत्महत्या का, या फिर तेरे पास रास्ता है कि ताकि तेरे बच्चों को इस गिरी हुई निगाह से ना कोई देखे, इन बच्चों को पढ़ाने का। तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर कर्ज की तरफ गया, मेहनत की तरफ गया कि मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊं, क्योंकि वो अपने आप को हीन भावना देखता रहा। आज भी आप देखोगे किसी बैंक में आप जाओ, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, तो एक नंगा व्यक्ति लंगोटी बांधे हुए और एक लाठी लिए हुए हाथ में बैठा हुआ किसान बैठा है, वो किसान दिखाया जाता है। जी जी। तो वो किसान जो है उस थीम में आज भी नहीं बदला किसान की पिक्चर। और वो जो भाई अध्यापक हुआ, उस भाई ने अपने भाई से जमीन तो बांट ली, लेकिन उस भाई को सपोर्ट नहीं किया। तो खेती आज बिना किसी सपोर्ट के नहीं चल सकती। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ सब किसान भाइयों को और सब इस समाज के लोगों को कि हम सब लोग किसान के घर का खाते हैं, तो किसान को बड़ी सम्मान की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और किसान चूंकि हमारे पेट के लिए अन्न देता है इसलिए देखना चाहिए। और जो परिवार के अंदर दूसरे लोग हैं, दूसरे कारोबार में हैं, और किसान के बच्चों को भी कहीं ना कहीं खेती के साथ साथ दूसरे व्यवसायों को भी अपनी निगाह रखनी चाहिए। किसान सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अब किसान की आय दोगुनी नहीं। अगर आपका ये लंबा ना हो तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसान सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकता है। वो कैसे? वो इस तरह से कर सकता है कि जब शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, 3 चीज़ों को व्यक्ति ध्यान देता है। स्वास्थ्य के लिए जो भोजन आना है स्वस्थ रहने के लिए, वो किसान के खेत से आना है। आज हम सरकारों के चक्कर में आकर हमने बीज, जेनेटिक मोडिफाइड बीज बोने शुरू कर दिए जो पौष्टिक नहीं। हमने अपने खेतों में उतना ज्यादा दवाइयां और पेस्टिसाइड डाल दी कि जो भोजन हम तैयार कर रहे हैं उस भोजन के अंदर जहर हो गया। तो व्यक्ति खाना चाहता है शुद्ध। अगर किसान अपने खेत को मार्केट बना ले और बाजार में जो पैसे वाले लोग हैं उनको ये बता दे कि मेरे खेत में साफ सुथरा भोजन मिलता है, मेरे खेत में ऑर्गेनिक मिलता है, तो वो किसान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। क्योंकि लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। किसान को भी अब व्यापारी बनने की जरूरत है और किसान के बच्चों को ये सोचने की जरूरत है कि अगर दुनिया जिंदा है तो वो किसान के खेत की वजह से जिंदा है। किसान को ऐसा भोजन अपने खेत में तैयार करना पड़ेगा, ऐसा भोजन तैयार करना चाहिए कि जो मानव स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक हो। आपकी यूनियन पर सरकार समर्थक होने का आरोप दूसरी किसान यूनियन लगाती रहती हैं। आपकी यूनियन के दूसरी किसान यूनियन से आखिर ऐसा क्या मतभेद है? नहीं, हमारा कोई मतभेद नहीं है। देखिए, हमारा एकमात्र मतभेद ये है कि किसान यूनियन के लोगों को कहीं भी, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, किसान यूनियन के लोगों को राजनीतिक लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर किसान यूनियन के नेता पक्ष और विपक्ष के लिए काम करेंगे, भाई सपोज करो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो इस चैनल का जो दूसरा कंपटीटर होगा वो मुझे क्यों सपोर्ट करेगा? तो उसी तरह से किसान यूनियन, जो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने काम किया, किसान यूनियन को ना पक्ष बनना चाहिए ना विपक्ष बनना चाहिए। जिस तरह से आदरणीय राकेश टिकैत जी ने पिछले चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक दलों के लिए काम किया, उससे किसान आंदोलन को धक्का लगा है। आज वो सरकारी होने का जो आरोप हम पे लगाते हैं वो शायद इसीलिए लगाते हैं, वोट हम सबको देना है, हम देते भी हैं, इशारा करते हैं। आज वर्तमान सरकार आ गई,
तो वर्तमान सरकार जब आप विपक्ष के लिए काम कर रहे हो तो फिर आपके साथ किसान यूनियन के लोगों के साथ भी विपक्षी जैसा व्यवहार होगा। हमारे बहुत सारे राजनीतिक लोगों से संबंध है, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं है, हमारे बहुत राजनीतिक लोगों से संबंध है। वो लोग हमसे कहते भी हैं कि भाई हमारी मदद करना, हम किसी ना किसी की कई मदद करते भी हैं, लेकिन हमने कभी ओपनली आकर किसी मंच पे, किसी फ्रंट पे, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं कहा। और हम कोशिश करते हैं इस बात की कि हम बिल्कुल राजनीतिक रूप से रहकर, क्योंकि इंसान है, मैं तो ऑन कैमरा बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, चाहे पर्दे के पीछे छुप के कोई काम करना पड़े किसी अपने की, तो हर कोई मदद कर देता है जिससे लगाव होता है। तो आपका मानना यही है कि और दल जो काम कर रहे हैं वो राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है, तो आपका दल पूर्ण रूप से राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूर्ण रूप से राजनीति। आवारा पशुओं को लेकर सरकार के तमाम दावों के बावजूद कोई ठोस हल नहीं निकल रहा, तो क्या किसान भविष्य में इससे कैसे निपटेंगे इस समस्या से? देखिए, आवारा पशु जो है, आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये समस्या के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि खेती कभी बिना पशु के खेती की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज सरकार के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज खेती, आधुनिक खेती करने के लिए मशीनों की आवश्यकता, अब बैल की जरूरत नहीं, खेती में बैल की आवश्यकता नहीं। दूध पीना के लिए लोग, चूंकि पशु पालना खर्च का काम है, पहले हर व्यक्ति पशु पालता था, आज हर व्यक्ति पशु नहीं पालता, तो इसलिए यह समस्या बनी। अब सरकार, इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। सरकार के द्वारा जैसे 30 रुपए पशु पालने के लिए दिए जा रहे हैं गौशालाएं बनाकर, लेकिन क्या 30 रुपए में किसी पशु का पेट पाला जा सकता है? ये बहुत बड़े खर्च का काम है, 30 रुपए में पशु पाला नहीं जा सकता। तो आवारा पशु जो है वो किसान उससे बर्बाद है, और सरकार को इस पे बड़ी योजना लानी चाहिए, बड़ी योजना के तहत काम करना चाहिए। और जो पशुपालक हैं उनको भी ये चाहिए, एक बड़ी समस्या जो बनी इसमें, नस्ल सुधार के नाम पे, सरकारों के द्वारा नस्ल सुधार के नाम पे जो अमेरिकन गाय का ब्रीड लाया गया, वो ब्रीड किसी काम का था नहीं, लेकिन वो हमारे देश में लाया गया और नस्ल सुधार के नाम पर तेजी से चला। उसका जो बछड़ा है वो खेती योग्य नहीं होता। उन जानवरों को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया, जब किसान के घर पे एक्स्ट्रा था तो वो सड़कों पे आ गए सारे के सारे, वो ब्रीड खराब था। अब सरकार को एक ऐसा ब्रीड लाई भी है, पीछे हमारी बात भी हुई थी, कोई ऐसा ब्रीड लाना चाहिए कि खेती में अब बैल की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा ब्रीड लाना चाहिए जिससे ऐसा सीमन हो जिससे गाय ही या बछिया ही पैदा हो, ताकि वो दूध के काम आ सके। और इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिजनौर के अंदर, नजीबाबाद के अंदर, अगर सरकार और अधिकारी केवल नकली दूध बंद करा दें, इस देश में दूध का जो उत्पादन है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, वो 80% दूध केमिकल वाले हैं। मात्र 20% दूध का उत्पादन इस देश के अंदर है, 80% नकली दूध है। उस 80% को खत्म कर दो, उस 80% जो नकली दूध हमारे बाजार में बिक रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तो अपने आप दूध के रेट उछाल आ जाएंगे। पानी से सस्ता दूध है, तो जब दूध के रेट आ जाएंगे वो व्यापार बन जाएगा पशु, तो जब पशु व्यापार बन जाएगा तो लोग उसको पालना शुरू कर देंगे। तो यही इसका समाधान है। कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय आवारा पशु बन चुके हैं, बहुत बड़ा विषय। दिगंबर जी, आजकल एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है गुलदार को लेकर। जी, अब तक लगभग 13 लोगों की जान चली गई है और बहुत से लोग घायल हैं, अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। क्या आप मानते हैं ये वन विभाग की और प्रशासन की बड़ी विफलता है? देखिए, गुलदार बिजनौर जिले के लिए ये एक दिन की समस्या नहीं है, पिछले कई वर्षों से ये समस्या सामने है। ये पिछले 10 वर्षों से बिजनौर के लिए समस्या आई है, और हर साल बरसात के मौसम में ही लगभग और समस्या इस साल जो 13 लोगों की जान गई है, वन विभाग का फेल्योर इसलिए है कि जंगलों को खत्म करने में, अगर वन विभाग की जिम्मेदारी, वन विभाग बनाया काहे के लिए गया? इसीलिए तो बनाया गया कि जंगलों की रक्षा करें, जंगलों की वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा करें। लेकिन जब जंगल ही नहीं बचे तो वन्य जीव जंतु जो जंगल से इधर की तरफ मूव उन्होंने किया। आज गन्ना यहाँ उन्हें मुफीद,
जगह मिल गई छिपने के लिए बिजनौर। तो ये पिछले 10 सालों से हम लगातार कहते इस बात को आ रहे हैं कि भाई इस समस्या से निजात दिलवाओ। पिछले 4 महीने से तो वन विभाग से हम कह रहे हैं कि भाई जागरूकता अभियान ही चला दो, लोगों को ये पता चल जाए कि गुलदार की एक्टिविटी किस किस तरह से होती है। तो ये वन विभाग का फेल्योर है। और इन 30 जो 13 के 13 लोग मरे हैं बेचारे, इनके लिए बिल्कुल वन विभाग जिम्मेदार है 100%, क्योंकि आज तक भी वन विभाग के द्वारा उस तरह से जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाए गए। हालांकि दोनों गुलदारों को नरभक्षी घोषित कर दिया गया, उनको मारने की परमिशन भी कल मिल गई और अब पूरा 13-14 जनपदों का वन विभाग भी यहाँ है। आज के समय में, वर्तमान समय में पूरी तरह से अलर्ट भी वन विभाग है। लेकिन अब इतना निगेटिव एनवायरनमेंट लोगों के मन में पहुंच चुका कि वन विभाग के कर्मचारियों को लोग गाँव में नहीं घुसने दे रहे। तो वो भी मेरा निवेदन है कि गाँव में घुसने ना देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा और ना किसी दफ्तर में ताले बंद करने से समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ताले बंद करके उस समस्या का समाधान हो सकता है जिस समाधान को अधिकारी को अपनी कलम से करना हो। इसको तो गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर जंगल में जाना पड़ेगा। वर्तमान में कलेक्ट्रेट पर धरना चल रहा है जी, क्या उसमें आपके साथ सभी जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद शामिल हैं? देखिए, कलेक्ट्रेट पर धरना चल रहा है, उसका ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अपने स्तर से आवाज उठा रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों की बात अगर हम करें तो जिले का कोई जनप्रतिनिधि जागने के लिए तैयार नहीं था। हमने 1 तारीख को सारे के सारे जनप्रतिनिधियों को 8 के 8 विधायक, 2 सांसद, सबको चिट्ठी लिखी और हमारे लोग उनके घर पे गए और उनके घर पे जाकर हमारे लोगों ने उनकी कुंडी खटखटाई। कुछ उठे, जागे और कुछ पड़े हुए अभी भी सो रहे हैं। 2 सांसद जो अपने बिजनौर में है, उन दोनों सांसदों का मैंने भी कम से कम 50 बार टेलीफोन लगा के संपर्क करने का प्रयास किया। घंटी जाती है, उनके फोन ही नहीं उठते। ये अभी तक उनकी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया। स्टेटमेंट क्या, हम तो उनके घर पे गए जहां वो कार्यालय उन्होंने बना रखे हैं, वहां उनके जनप्रतिनिधियों से कह के आए, जो उनके वो बैठे हैं जनप्रतिनिधियों के कि हम समस्या सुनने के लिए उनके स्टेनो हैं, वो हैं, उनसे कह के आए। लेकिन किसी ने कोई बात कराना गवारा नहीं समझा। जब हम जैसे आदमी से जनप्रतिनिधि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, तो आम आदमी की क्या सुनते होंगे वो लोग। सही कहा है। आपके संगठन द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय का घेराव किया गया, इसका असर भी हुआ शायद। आखिर सरकार अभी तक कर क्या रही है इस मुद्दे को लेकर? गुलदार कोई एक आम मसला तो रहा नहीं, बड़ा मसला बन चुका। देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पूरे देश का संगठन है। हमें गर्व है इस बात पे कि पूरे देश के लोग, जब हम अलग होकर हमने संगठन बनाया, अभी मात्र 1.5 साल का संगठन है, लेकिन पूरे देश के जितने किसान आंदोलन के लोग थे वो सब हमारे साथ खड़े हुए। और लखनऊ की जो हमारे संगठन की यूनिट है, वहां हमारे संगठन ने जब गुलदार के मुद्दे को बिजनौर में देखा, हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने वहां मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा, जो कि बिजनौर के ही रहने वाले भी हैं, उनका घेराव किया। जब उनका घेराव हुआ, उनसे बातचीत हुई, उनसे मेरी भी बात उन्होंने करवाई कि उन्होंने कहा कि मैं भी बिजनौर का ही रहने वाला हूं। हमने कहा भाई, जब आप बिजनौर के रहने वाले हो और बिजनौर में इतनी बड़ी समस्या है, तो आप इसका समाधान कराइए। उन्होंने कहा कि मैं कल बिजनौर पहुंचूंगा। वो उसके अगले दिन बिजनौर आए, और जब बिजनौर वो आए तो कुछ न्यूसेंस करने वाले लोगों ने वहां ताले घेर दिए, बंद कर लिया। जबकि प्लान ये था उनका कि वो देखने के लिए इस चीज को आए थे कि यहाँ मैं स्पॉट पे चल के और लोगों से बात करके ये समझूं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। लेकिन केवल मीडिया में बनने के लिए या अखबारों में फोटो छपवाने के लिए कुछ दूसरे संगठनों ने उन्हें घेराव किया। बस हाँ, जिन्होंने भी किया वो उनका वो किया। और वो जो मकसद था बिजनौर आने का, वो मकसद पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। फिर उस पर बात की, आज फिर लखनऊ जा रहे हैं, फिर बात करेंगे। और कल भी हमने यहाँ CISF जो बरेली के हैं वो भी यही कैंप करे हुए हैं, कंजर्वेटर मुरादाबाद भी यही कैंप करे हुए हैं उनके आदेश के बाद लखनऊ के, और 13 जिलों के DFO भी बिजनौर में कैंप करे हुए हैं। तो उनसे लगातार कोऑर्डिनेट करके, और जिन क्षेत्रों में गुलदार की ज़्यादा भूमिका है, तो उन क्षेत्रों में वन विभाग का मूवमेंट भी साफ दिखाई दे रहा है। जैसे कि तेलीपुरा गांव है, तो तेलीपुरे को पूरी तरह से छावनी वन विभाग ने बना रखा है। सिकंदरपुर जैसे है, सिकंदरपुर में मचान बांध के, और वहाँ पूरा लोकेशन भी ट्रेस है गुलदार की, तो पूरा अब एक्टिव है वन विभाग उसके बाद से।
गुलदार अगर कोई मारता है तो मुकदमा हो जाता है। जी आपने कहा है कि किसान गुलदार को जहाँ देखे मार दे जेल में जाऊंगा। जी। बल्कि मैं कल देख रहा था आपकी प्रोफाइल पर, तो आपने एक वीडियो में कहा कि ट्रैक्टर से जेल का दरवाज़ा तोड़ देंगे अगर किसी को पकड़ा जाता है तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विभाग का कहना है, उनका कहना है कि मारने की कार्रवाई सभी उपायों के असफल होने के बाद ही की जाएगी। आप इससे कितना सहमत? देखिए, मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। आप कहेंगे कि दो बातों से कैसे सहमत हो सकते हो? किसी भी जीव को या किसी को, सबको इस धरती पे जीने का अधिकार है। किसी का जीवन हमें जबरन नहीं लेना चाहिए, लेकिन आत्मरक्षा में, निर्भक्षी हो जाए गुलदार, आत्मरक्षा में हमको अपना जीवन जीने का अधिकार है। और हमने सब लोगों से यही बात कही है कि आत्मरक्षा में अगर आप गुलदार को मार देते हो और प्रशासन आप पे मुकदमे करता है, तो सबसे अगली तरफ हम रहेंगे। ऐसी जेल कोई नहीं बनी कि जो जेल किसी किसान को जेल में रख सके। आत्मरक्षा में अगर आप गुलदार को मारते हो तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, कोई भी आप पे मुकदमा या कोई चीज नहीं होगी। क्योंकि गुलदार का जो, अब गुलदार क्यों हमले कर रहा है इस तरह से? वो हमले इस तरह कर रहा है कि गुलदार का जो शिकार था जंगल के अंदर, जो बिजनौर में आया, गुलदार का शिकार था गिद्दड़, गुलदार का शिकार था हिरन। वो हिरन, गिद्दड़, वो सब कुछ उसने समाप्त कर लिया, खत्म कर लिया। तो अब जंगल जा रहा है आदमी, गुलदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वो आदमी पे हमले कर रहा है। तो इसलिए इसका अब एकमात्र उपाय निपटाना ही है। इसलिए हमने लोगों से यह आह्वान किया है कि आप बिल्कुल मार दो गुलदार को बिना डरे। क्योंकि बहुत जगह गुलदार अगर फंस भी कहीं गया तो लोगों पे मुकदमे हुए। अभी पीछे घटना है, यहाँ हल्दौर के पास एक गांव है, वहां किसी शिकारी ने कुछ लगा रखा था, उसमें गुलदार का पंजा फंस गया। गुलदार का पंजा फंस गया, गांव वाले जो लोग देखने चले गए वहां जाल में, और उसमें पकड़ के उसको गुलदार को भिजवाया, तो लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। हमने उसमें संघर्ष किया और किसी आदमी को, ये उदाहरण है, अब से 4 महीने पहली घटना है, वो कोई आदमी जेल नहीं गया, सब मुकदमे वो समाप्त करवाए। अभी एक गांव है धारोपुर, नूरपुर के पास, वहां गुलदार को लोगों ने मार दिया। वहां गुलदार ने हमला किया एक पे, और हमला किया, वन विभाग के लोग भी आ गए, तो एक झाड़ी में उसमें गुलदार छुपा बैठा था। जैसे ही कुछ वो मारा, गुलदार ने लौट के हमला कर दिया, लोगों ने गुलदार को मार दिया उस हमले में। अब कोई आदमी जेल नहीं गया उस मुकदमे में, हमने संघर्ष किया, हमने लोगों को बचाया, जेल भी गए। तो इसलिए हमने कहा कि आज भी, आगे भी अगर आत्मरक्षा में आप किसी गुलदार को समाप्त करते हो तो आप कोई जेल नहीं जाएगा, हमारी जिम्मेदारी है। अभी पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई, जिससे फसलों का नुकसान हुआ। अब गुलदार के दर से नुकसान हो रहा है। गुलदार कई लोगों को अपना निशाना भी बना चुका है। क्या आपका संगठन इसके लिए सरकार से कोई मुआवजे का मुतालबा करेगा? देखिए, गुलदार के द्वारा मारे जाने पर मुआवजे का पहले से प्रावधान है, 4 लाख रुपए का प्रावधान है। किसान अगर वहाँ है तो किसान दुर्घटना बीमे का 5 लाख रुपए सरकार में प्रावधान है, वो बढ़ा के, उसे बढ़ाने की हमारी मांग है। उसे बढ़ा के जो किसान दुर्घटना बीमा है उसका भी प्रोविजन चल रहा है, हो ही लिया, वो भी हो गया। 10 लाख रुपए उसका करने का सरकार का चल रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं कि किसान दुर्घटना बीमे का 10 लाख। और गुलदार से अगर कोई मरता है तो भाई वो मुआवजा जो है उस चीज पे तय होना चाहिए कि वो परिवार का कैसा व्यक्ति था। अगर परिवार का गुलदार के हमले से कोई व्यक्ति ऐसा चला गया कि जिसके द्वारा ही घर की आजीविका चलनी थी, तो फिर वो मुआवजा उस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए, और मिनिमम कम से कम ये 20 लाख रुपए होना चाहिए। और उससे अधिक उस परिवार का जीवन यापन कैसे हो कैसे ना हो, वो सारी व्यवस्थाएं वन विभाग को, सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि उनके जानवर के द्वारा किसी व्यक्ति की जान गई है तो उसकी आजीविका कैसे चले, ये जिम्मेदारी सरकार की। चौधरी दिगंबर जाट समुदाय से हैं। हाल ही में मेवात के नूह में, गुरुग्राम में सांप्रदायिक तनाव हुआ। कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने जाट समुदाय के लोगों को उकसाना चाहा, भड़काना चाहा कि वह भी हिंसा में शरीक हों, लेकिन जाट समुदाय शामिल नहीं हुआ। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार जाट समुदाय की अनदेखी कर रही है? देखिए, मैं अगर बात करूं, जाट समुदाय
मुझसे पूछ के परमात्मा ने अगर जन्म दिया होता कि भाई कौन सी जाति में जन्म लेना है, तो मैं कहता मैं जातिवादी आदमी नहीं हूं। और मैं चूंकि पूछा नहीं पहले से कि कहाँ जन्म लेना है, तो जाटों में जन्म दे दिया भगवान ने, तो इसलिए इसका तो कोई वो है नहीं। लेकिन मैं अपने आप को जाट जाति में जन्म जरूर ले लिया, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने किसान जाति में जन्म लिया है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सबका बराबर सम्मान करता हूं। और मैं मानता हूं कि हम सब इंसान हैं और इंसानियत का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह की बातों से, ये सब राजनीतिक फंडे होते हैं, इस तरह के चीज़ों से एक सभ्य समाज को बचना चाहिए। आज दुनिया चांद पे चली गई और हम जातिवाद के दंगों में लड़ रहे हैं, हम इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। आज सड़क पे एक एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, और एक हिंदू का एक्सीडेंट हो, कोई मुस्लिम भाई हमारा जा रहा हो, तो वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या कौन है, उसको उठा के सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है। वो होती है क्विक, मतलब तुरंत वाली इंसानियत। लेकिन जब हम विचार करते हैं अपने लालच का, अपने स्वार्थ का, या किसी ना किसी उसका, तो तब हिंदू और मुसलमान बनते हैं। ये तो धर्म, मेरा तो अपना मानना है कि धर्म जो है वो एक इंसानियत को एक सही रास्ते पर, इंसानियत के काम आने के लिए बनाए गए हैं। वो एक रास्ता है, एक सीढ़ी है हमारी जीवन जीने की, एक कला सिखाती है। हिंदू मुस्लिम को अगर एक तरफ रख दिया जाए, इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए, तो अभी पिछले हाल फिलहाल जो पीछे जाट आंदोलन हुए, उसमें सरकार में और जाटों के बीच में काफ़ी तनाव रहा। तो क्या आप मानते हैं कि मौजूदा सरकार जाटों के खिलाफ काम कर रही है या जाट उससे नाराज़ हैं? देखिए, सरकारें चाहती हैं, राजनीतिक लोग चाहते हैं ये बात कि जाति और धर्म, क्योंकि आज भी मैंने अभी जैसा कहा कि दुनिया चांद पे चली गई, आज भी जाति और धर्म के आधार पे ही हम वोट देते हैं। आज भी हम लालच में वोट देते हैं। तो जब सरकार अगर बनानी है किसी को, तो वो जातियों में तोड़ेगी आपको, वो धर्म में तोड़ेगी आपको। तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर हमको सही लोगों का चुनाव करना चाहिए। जिस दिन आपने सही लोगों का चुनाव करना शुरू कर दिया, उस दिन ये जाति और धर्म की बात करना शुरू कर देंगे, विकास की बात करना शुरू कर देंगे। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो के माध्यम से अपने प्रदेश एवं जनपद के लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? मेरा उत्तर प्रदेश के और विशेष रूप से अपने बिजनौर जनपद के और नजीबाबाद के समस्त जनमानस से एक ही अनुरोध और एक ही अपील है, हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से, कि सलाम नजीबाबाद जिस तरह से काम कर रहा है उसके लिए तो मेरा सलाम है ही, लेकिन हम सब लोगों को और सलाम नजीबाबाद को भी ये करना चाहिए कि ये जो राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र से बच के हमको शांति के साथ इंसानियत को बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, क्योंकि हवा, पानी और भोजन के द्वारा ही व्यक्ति जिंदा रह सकता है। तो इन तीनों चीजों पे हमें काम करना चाहिए। अपने स्वार्थ में ये नहीं करना चाहिए कि हम पानी को ही बर्बाद कर रहे हैं, अपने लालच में हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम वनों को बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ों को काट के वो कर रहे हैं। ये जीवन है, इस जीवन में सुख सुविधाएं जितनी ज्यादा आप लोगे उतनी ही आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। मरने के बाद जब आप मरने का समय आएगा, केवल एक कमरा और 2 बच्चे छोड़ के जाओगे, तो सबको इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए और इंसानियत के लिए काम करना चाहिए और सच्चाई के लिए संघर्ष करना चाहिए। जो गलत लोग हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ी ताकतें, पैसा उनके पास हो सकता है लेकिन आत्मबल उनके पास नहीं हो सकता। तो ऐसे इंसान हम सबको बनना चाहिए कि ताकि हम गलत लोगों से संघर्ष कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी दिगंबर सिंह, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाक तरीके से जवाब दिया। आज का प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में आपको इत्तला दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।